वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे उस टॉपिक में हम आपको करीब 6 वीडियो इससे पहले मैं बता चुका हूं। मैं उन 6 वीडियो की एक ब्रीफ समरी आपको बता दूं। हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था परमाणु संरचना। उसके बाद हमने बात करी थी कि परमाणु किन मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, उन इलेक्ट्रॉन्स की उन कणों की डिटेल्स। उसके बाद हमने सीखा था कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर होता है, द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, सवाल कैसे किए जाते हैं। समस्थानिक सीखा था, समभारिक सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सम न्यूट्रॉनिक सीखा था, सम इलेक्ट्रॉनिक सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसको सीखा था। और जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कैनाल किरण और प्रोटॉन की खोज के बारे में सीखा था। देखो, सारे बच्चे 11th क्लास के सभी बच्चे जो आज से जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूं कि आप सभी लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। उसमें परमाणु संरचना नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रम से डले हुए हैं उसमें वीडियोस। ठीक है, तो जब जागो तभी सवेरा। आप जिस समय से शुरू करोगे उस समय से आप बेस्ट पर पहुंच सकते हो, क्योंकि ये वीडियोस कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं पर आपके भागे नहीं जा रहे हैं, बंद नहीं होंगे। ये जो चीज़ चल रही है बस उसको आप क्रम से पढ़िए। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में उन कमेंट्स को भी लिखें कि उनको कैसा अनुभव रहा इस वीडियो को देखने पर। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि आप सभी बच्चे इन वीडियोस को क्रम से देख लेंगे तो आप पिछड़ोगे नहीं। देखो, हमने जहाँ पर टॉपिक अपना पिछला छोड़ा था हम उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि हमने बात करी थी कि जो कैनाल किरण है या जिसको हम बोलते हैं धन किरण। ठीक है, तो कैनाल किरण और धन किरण के माध्यम से अगर हम देखते हैं, हम वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उस विसर्जन नली में लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो धन आवेशित भाग अंदर बना था जिसने कैनाल किरण का स्वरूप ले लिया था, वो धन भाग नो डाउट हाइड्रोजन का धनायन था, मतलब H+ था, जिसको हम लोगों ने बोला था कि ये हमारा प्रोटॉन है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, 1H1। 1H1 का मतलब इसमें प्रोटॉन 1 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 है। इसका मतलब न्यूट्रॉन तो इसमें 0 है भाई, मान रखेंगे इसमें, तो n बराबर कितना आ जाएगा 0। और इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो आप बताओ, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए तो क्या बन जाएगा H+, और यही H+ कहलाएगा नाभिक। तो हम नाभिक को हाइड्रोजन H+, मतलब हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा था कि प्रोटॉन के रिगार्डिंग जो सबसे पहली बात उठाई थी वो गोल्डस्टीन ने उठाई थी। तो गोल्डस्टीन को हम प्रोटॉन का खोजकर्ता कह सकते हैं, बट उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ आधार नहीं था प्रोटॉन्स को और ज़्यादा जस्टिफाई करने का। तो आगे चलकर 1919 में 1919 में एक वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि नाइट्रोजन पर, ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी करी। अब कहोगे ये तो हीलियम लिखा है, अल्फा कण कहाँ है। देखो, हम आपको समझा दें कि देखो हीलियम जो होता है, जैसे ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हम बोलते हैं H+। अब हम कहें ये क्या है, ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन लिखा है। हम कहें ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे ये हाइड्रोजन आयन लिखा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, मगर इस हाइड्रोजन आयन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन, या कहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का नाभिक। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का नाभिक। तो जो हाइड्रोजन का नाभिक होता है बेसिकली उसमें एक प्रोटॉन ही तो होता है, तो हम हाइड्रोजन के नाभिक को ही क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को सिंबल क्या होता है प्रदर्शित करने का, 1H1। तो ये 1H1 हाइड्रोजन है, नो डाउट हाइड्रोजन है, बट इस 1H1 को हम प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ही नाभिक क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में ले देके एक ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स था वो हमने निकाल दिया प्लस बना करके। उसी तरह से ये जो सिंबल लिखा है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2 और इसकी द्रव्यमान संख्या है 4। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 4। तो न्यूट्रॉन कितने निकल के आएंगे 4 - p, p की वैल्यू रखेंगे
तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे 4 - 2 दैट इज 2। तो इसका मतलब हमारे पास एक नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2, क्योंकि ये उदासीन अगर होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके चारों क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो क्या बन जाएगा He2+। क्या बन जाएगा He2+। देखो He2+ में इलेक्ट्रॉन तो निकल गए मगर प्रोटॉन तो ज्यों के त्यों है, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसको बताता है प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन तो ज्यों के त्यों है तो यहां पर तो 2 ही लिखा रहेगा। और द्रव्यमान संख्या क्या बताती है P+N को, तो यहां पर 4 लिखा रहेगा। बट बेसिकली जब हम हीलियम की बात करेंगे तो ये तो हीलियम गैस है, मगर जब हम बात करेंगे He2+ तो ये बोलेंगे हीलियम का नाभिक। इसको क्या बोलेंगे हीलियम का नाभिक, और यही हीलियम का नाभिक कहलाता है अल्फा कण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा कण क्या होते हैं, देखो ये चीज आपको पता होगी 10th लेवल पर आप लोगों ने सीखी होगी, मैं केवल आपको रिकॉल कर रहा हूं। जिन भी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है वो देखो ध्यान से सुनो मुझे। हमने बोला हाइड्रोजन, ठीक है, आपने बोल दिया 1H1, इसको बोलते क्या है हाइड्रोजन। हम कहें इस हाइड्रोजन 1H1 से क्या चीज समझ में आ रही है आपको, तो आप बोलोगे इसमें प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है और न्यूट्रॉन है नहीं है। 1H1 का मतलब तो यही होता है। अब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बन गया H+। हम बोलेंगे ये H+ को क्या पढ़ोगे, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन आयन पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि H+ मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या हाइड्रोजन का नाभिक, तो H+ को आप हाइड्रोजन आयन तो पढ़ते ही हो, साथ ही साथ आप क्या पढ़ सकते हो हाइड्रोजन का नाभिक। और हाइड्रोजन के नाभिक में ले देकर के एक ही तो प्रोटॉन है, इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन का नाभिक मतलब प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का नाभिक कौन से कण को बताता है प्रोटॉन को। ठीक वैसे ही हमने एक दूसरा तत्व लिया जिसका नाम था हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना था 2, द्रव्यमान संख्या कितनी थी 4। इसमें अगर हम देखें तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है। ये हीलियम की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से 1+ आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से 2+ आता है। अब बताओ अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों निकल गए तो बचा क्या हीलियम का नाभिक। तो हीलियम का नाभिक कौन सा कण कहलाता है अल्फा कण। कभी कभी पूछा जाता है अल्फा कण क्या है, तो आप बोलोगे He2+। ये जो He2+ है इसको बोलते हैं कौन सा कण अल्फा कण, या कहें तो हीलियम का नाभिक को क्या कहते हैं अल्फा कण। अल्फा कण कैसा होता है धनावेशित होता है। कितना धनावेश होता है इसमें 2+ होता है, 2 इकाई धनावेश होता है। क्लियर है ना। तो रदरफोर्ड ने यही काम किया, नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी करी। ये हीलियम नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये हीलियम का नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बदलने नहीं है, इसलिए जो हीलियम का प्रदर्शित करने का तरीका है वही अल्फा कण को प्रदर्शित करने का तरीका है। मगर यहां जानने वाली बात यह है ये हीलियम नहीं है, ये हीलियम का नाभिक है, इसके ऊपर 2+ हैं और इसको हम बोलते हैं अल्फा कण। तो क्या देखा कि नाइट्रोजन पर अगर हम अल्फा कणों की बमबारी करें तो एक नया तत्व मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, और एक कोई अन्य कण निकलता है। ये बाद में उन्होंने पता लगाया कि ये धनावेशित कण है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन का नाभिक दैट इज प्रोटॉन। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ, इस रिएक्शन का मतलब क्या है कि यदि हम नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो हमें प्रोटॉन की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अन्य भी तत्व होते हैं जिसके ऊपर अगर हम अल्फा कणों की बमबारी करें तो प्रोटॉन्स प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रयोग रदरफोर्ड ने कई बार दोहराया, अलग अलग रिएक्शन को लेकर के दोहराया और बार बार ये देखा कि यार अल्फा कण तो निकल रहे हैं। इसीलिए रदरफोर्ड को लेकर के लोग ज्यादा एश्योर्ड रहते हैं कि प्रोटॉन के जो खोज करता है वो बेसिकली क्या है रदरफोर्ड, क्योंकि गोल्डस्टीन ने नो डाउट धनकिरणें बताई थी। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन को के बारे में एक आइडिया दिया था कि हाँ यहाँ प्रोटॉन होना चाहिए, बट उनके पास ज्यादा प्रयोग नहीं थे करने के लिए, इसलिए रदरफोर्ड को किताबों में प्रोटॉन का जनक माना जाता है। तो इस तरह से आप रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप अपनी किताब से पढ़ सकते हो। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब हमने क्या देखा, देखो कैथोड किरण से तो हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, कैनाल किरण से हमने प्रोटॉन की खोज करी और प्रोटॉन की खोज को किसने पुष्ट कर दिया, रदरफोर्ड ने पुष्ट कर दिया। और भी सारी एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने फाइनली प्रोटॉन्स को खोज निकाला। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ ली, प्रोटॉन की खोज पढ़ ली, अब आप बताओ एक कण बच गया। मूल कणों में 3 कण पड़े थे, इलेक्ट्रॉन खोज पढ़ ली, प्रोटॉन की खोज पढ़ ली, तीसरा कण कौन सा है न्यूट्रॉन, उसकी खोज करनी अभी बकाया थी।
और उसकी खोज करने के लिए एक नए वैज्ञानिक आते हैं, जेम्स चैडविक। और ये चैडविक जो हैं वो न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। कैसे करते हैं? प्रोटॉन की खोज के बाद हुई ये खोज। तो जब उन्होंने देखा नाइट्रोजन पर अगर हीलियम के नाभिक मतलब नाइट्रोजन पर अगर हम अल्फा कणों की बमबारी करें तो मिलता है प्रोटॉन। तो उन्होंने क्या काम किया? बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करी, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करी। तो उन्होंने देखा कि यहां पर तो एक नया टाइप का कण मिल रहा है और वो नए टाइप का कण पर कोई आवेश नहीं है, वो आवेश रहित है, मगर हाँ इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा भी है। तो इस कण पर उन्होंने और सारी स्टडीज करी और फाइनली ये बताया कि एक उदासीन कण है जो वजन में थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी है। और फिर उस कण का नाम उन्होंने क्या रख दिया? चैडविक रख दिया। उस कण का नाम उन्होंने क्या रख दिया? न्यूट्रॉन रख दिया। तो हमने क्या चीज सीखी कि ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी से कौन सा कण निकलता है? प्रोटॉन। और बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से कौन सा कण निकलता है? न्यूट्रॉन। ये विकल्प के क्वेश्चन है कि बेरिलियम पर अगर हम अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो कौन सा कण मिलता है? न्यूट्रॉन। समीकरण आपके सामने ये है। देखो समीकरण को कैसे याद करते हैं। देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, द्रव्यमान संख्या 9। अल्फा कण में परमाणु क्रमांक तो 2 ही रहेगा, द्रव्यमान संख्या 4 रहेगी। 4 और 2 6, इनसे मिलेगा कार्बन। अब यहाँ 6 हो गया तो यहाँ पर 0 आएगा। 6 यहाँ मतलब लेफ्ट साइड का जोड़ और राइट साइड का जोड़ बराबर होना चाहिए। 4 2 6 और यहाँ 6 0 6। यहाँ पर 9 और 4 13, 12 और 1 13। तो इस तरह से आप रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन को प्रदर्शित किससे करते हैं? 0 और 1 से। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.00866 AMU। ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अब जैसा प्रयोग न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन की खोज के लिए बेरिलियम पर किया गया, सेम रिजल्ट लिथियम से भी मिला, सेम रिजल्ट बोरॉन से भी मिला। मतलब अगर हम कहें कि लिथियम और बोरॉन पर भी अगर हम अल्फा कणों की बमबारी कर दें तो कौन सा कण निकलता है? तो उसका आंसर भी क्या होगा कि हमें न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है। और इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और मूल कण ये क्यों थे, ये सब चीज़ हमने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है परमाणु नाभिक की खोज। देखो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद अब हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमें ये पता चल गया कि हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब बात ये आई कि वो होते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं। देखो हमें तो पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर कोई पूछ ले कि नाभिक के अंदर ही क्यों है प्रोटॉन, नाभिक के अंदर ही क्यों है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ये सारे अनसुलझे क्वेश्चन है। आप लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा। हमेशा सोचना सीखो, नई दिशा में सोचोगे आप कुछ ना कुछ बेहतर कर ले जाओगे। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के आंसर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है परमाणु नाभिक की खोज, या जिसको हम बोलते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन। ये रदरफोर्ड ने किया था। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग स्पष्ट करो, या रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज किस प्रकार करी, इसका वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की। तो देखते हैं उसके बारे में। देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु नाभिक या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या है आप इसको समझ लीजिएगा, मैं इसको फिर समझा रहा हूं आपको। रदरफोर्ड ने रेडियम, ये एक रेडियो एक्टिव धातु है, और रेडियो एक्टिव धातु वो होती है जिसका नाभिक या न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जिसमें से खुद व खुद अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। उस पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ हमने एक पदार्थ लिया रेडियम, मतलब यहाँ जो रदरफोर्ड ने एक पदार्थ लिया उसका नाम था रेडियम, और उन्होंने उस रेडियम से निकलने वाली जो अल्फा कण हैं उसको कहाँ पर गिराया? सोने की पतली पन्नी। सोने का मतलब सोने वाली नहीं कि लेट के सो गए, सोने का मतलब गोल्ड, गोल्ड की पतली पन्नी ली। अब बात आती है गोल्ड की पतली पन्नी क्यों ली, बात करते हैं अभी बाद में। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? रदरफोर्ड ने रेडियम से प्राप्त अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर गिराया और देखा कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे निकल जाते हैं। आपको ये पता कैसे चला कि सीधे निकल गए? तो ये जो चीज नीले रंग का दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक स्क्रीन है, पर्दा है, जिस पर एक केमिकल लगा हुआ है।
और जैसे ही ये कण यहां टकराते हैं तो यहां चमक उत्पन्न होती है। तो हमने देखा कि बहुत सारी चमक तो सामने ही सामने आ रही है, तो हमने क्या कहा, यार अल्फा कण तो सीधे निकल गए, तभी तो चमक आ रही है। फिर हमने देखा थोड़ी बहुत चमक यहां पर भी आ रही है, इधर इस साइड में भी आ रही है, इधर पे भी आ रही है। तो इसका मतलब कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, मुड़ गए। अब कितने एंगल में मुड़ गए आप खुद सोचो, ये एंगल का मान 90 से कम है ना, तो हमने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण 90 से कम कोण पे मुड़ गए। तो कुछ चमक थोड़ी सी यहां पर भी आई, तो हमने देखा कि कुछ अल्फा कण 90 से ज्यादा कोण पे भी मुड़ गए, यहां पर आ गई। तो यहां से हमने क्या देखा कि कुछ अल्फा कणों का जो मूवमेंट है वो 90 से ज्यादा कोण पर भी है, और कुछ अल्फा कण तो ऐसे थे कि गए सीधे और वापस आ गए, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो अपने रास्ते पर वापस आ गए। जितनी चीजें मैंने बोल दी है उसको ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ने रेडियम से प्राप्त अल्फा कणों की बमबारी, अल्फा कणों को गिराया, कहां गिराया, सोने की पतली पन्नी पर गिराया, और उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण 90 अंश से कम कोण पर विचलित हुए, तो कुछ अल्फा कण 90 से अधिक कोण पर भी विचलित हुए। इवन लगभग 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस आ गया। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। आपको कर लिया तो क्या कर लिया, इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आया? देखो इस रिजल्ट को आप ऐसे समझो, हमारे पास ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, तो ये बीच का क्षेत्र कहाँ है, क्या है, ये खोखला है, हॉलो है। तो हमने क्या देखा, जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे हमने एक कमरा है, उस कमरे पर एक छोटी सी बॉल बांध दी रस्सी से, और हमने कहा आप तीर चलाओ, तो आप तीर चलाते हो। अगर कोई अच्छा निशानेबाज हो तो निशाने पे लग जाता है, वरना तीर चलाते हो तो क्या होता है, उस बॉल से नहीं होगा तो क्या होगा, इधर से निकल जाएगा तीर, कभी इधर से निकल जाएगा तीर। इसका मतलब क्या होगा कि तीर कैसे निकल गए, सीधे, बॉल से नहीं टकराएंगे तो कैसे निकल जाएंगे, सीधे। तो अधिकांश तीर कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। तो सीधे निकल गए, सीधे क्यों निकल पाए, क्योंकि जगह थी, बॉल के इधर खाली था, इधर खाली था। तो हमने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण जो सीधे निकल गए, ये इस बात को बताता है कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ अल्फा कण 90 अंश से कम कोण पर विचलित हो गए। अब बात आ गई विचलित हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो इसको आप ऐसा समझो, जैसे सपोज दैट ये आप है, ये आप हो, ठीक है, जो भी व्यक्ति है देख रहे हो, ये आप हैं और ये आपके कई सारे दोस्त हैं, 4 दोस्त और 4 दोस्त, टोटल कितने हो गए, 9 दोस्त हैं आपको मिला करके। आप सभी लोगों ने क्या काम किया, चोरी से पिक्चर देखने के लिए चले गए, फिल्म देखने के लिए चले गए, अपने पापा मम्मी को नहीं बताया। ये 4 दोस्त, ये 4 दोस्त और ये आप, ये फिल्म देखने के लिए चले गए। फिल्म देख रहे थे, तभी आपके पापा को किसी ने कान भर दिए कि आपका लड़का तो बिना बताए फिल्म देखने के लिए चला गया है। आपके पापा बहुत गुस्से वाले, जूता लेकर के खड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये यहाँ खड़े हुए हैं। अब ये 9 दोस्त एक लाइन में चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा, आप साइकिलें चलाते हो तो दोस्त के साथ दोस्त ऐसे लाइन बना के चलते हो, बोलो अरे यार क्या पिक्चर थी, क्या डायलॉग्स थे, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब जैसे ये दोस्त आगे बढ़ते हैं, ये किनारे वाले दोस्त देखते हैं यार इसके तो पापा खड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, सीधे निकल लेते हैं, पता नहीं चलता है, दूर दूर रहते हैं। खैर आपके पापा का तो आपसे ही मतलब था, बहुत गुस्से वाले थे और जूता लेके भी खड़े हुए थे। फिर कुछ दोस्त और आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्त और आगे बढ़ते हैं, ये दोस्त देखते हैं कि इनके पापा खड़े हुए हैं। अब वो अगर सीधे निकलते हैं तो पापा के हाथ में पड़ जाएंगे, इसलिए वो क्या हो गया, ऐसे मुड़ गए। भैया कानून के हाथ लंबे हैं, पकड़ लेंगे तो अभी फालतू में पिटेंगे। और ये दोस्त तो सीधे निकल गए, ये दोस्त थोड़े से और आगे पहुंच गए थे तो वो थोड़े से एंगल पे मुड़ गए। अब और आगे दोस्त चले गए, ये दोस्त और आगे पहुंचे तो क्या देखा, अब तो पापा बहुत ही नजदीक आ गए, तो उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता जो है ऐसा बदल दिया कि भैया पकड़े ना जाए। कुछ दोस्त और आगे पहुंचे, तो अब जब आगे पहुंचने वाले दोस्त इस तरह से थे कि कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ 90 से कम कोण पे निकल गए, कुछ 90 से ज्यादा कोण पे निकल गए। अभी ये चले ही जा रहे हैं गाना गाते हुए, क्या पिक्चर थी, क्या पिक्चर थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ये देखा इन्होंने कि पापा खड़े हुए हैं, तो ये अपने उल्टे पैर अपने मार्ग पे क्या हो गए, वापस आ गए। ये देखो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है उदाहरण के लिए कि आप थे,
आपके 3 दोस्त इधर 3 दोस्त इधर, मैं 7 दोस्तों की बात कर रहा हूं, टोटल 7 थे, ठीक है, 3 इधर और 3 इधर। हमने क्या देखा कि 7 दोस्त, आप बीच में, 3 इधर और 3 इधर चले जा रहे थे फिल्म देखने के बाद। जैसे ही किनारे वाले दोस्तों ने आपके पापा को देखा, वो सीधे निकल लिए, उन्होंने बताया नहीं कि पापा खड़े। उसके आगे बगल वाले दोस्तों ने थोड़ा आगे जाकर के देखा, अरे पापा खड़े हैं, तो वो थोड़ा सा मुड़ गए, सीधे जा नहीं सकते थे, सीधे जाते तो पकड़े जाते, तो वो थोड़ा मुड़ गए। और दोस्त और आगे निकले, उन्होंने देखा अरे पापा जी खड़े हुए हैं, तो वो 90 से ज्यादा कोण पे मुड़ गए। अब जो आप थे वो सीधे धरे गए, आप पापा के सामने ऐसे पहुंच गए। अब जब सामने पहुंच जाओगे तो जूता तो लेके खड़े ही थे, तो आप क्या हुआ, उल्टे पैर क्या होते, फटाफट वापस आते हो। सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ है। ये अल्फा कणों की बमबारी हो रही थी, अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ 90 से कम कोण पे निकले, कुछ 90 से ज्यादा कोण पे निकले, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस आ गया। तो कुल 4 रिजल्ट हमारे सामने आए। पहला, अधिकांश भाग खोखला है। मतलब क्या भाषा लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया उसमें देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। कुछ अल्फा कण 90 से कम कोण पर विचलित हुए। बताओ विचलित कब होंगे, आपको अभी भी बताया, हीलियम का नाभिक है, हीलियम पर 2 इकाई धनावेश जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण। तो अल्फा कण एक धनावेशित कण है, और धन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो निश्चित रूप से ये अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। मार्ग से विचलित तो तभी हो सकते हैं जब इस गोल्ड में कुछ धनावेशित भाग हो, गोल्ड के जो परमाणु हैं उनके केंद्र में धनावेशित भाग हो, तभी वो विचलन हो सकता है। तो कुछ अल्फा कण जो 90 अंश से कम कोण पर मुड़ गए, उससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि हो ना हो परमाणु के अंदर केंद्र में एक धनावेशित भाग तो है, तभी तो कुछ अल्फा कण 90 अंश से कम कोण पर विचलित हो रहे हैं। मगर कुछ अल्फा कण 90 से ज्यादा कोण पर विचलित हो रहे हैं, और इवन 20,000 में से एक कण अपने मार्ग पर वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कण है वो छोटी सी जगह में है, संकेंद्रित है। तभी तो कुछ अल्फा कण, ध्यान से समझिएगा, अधिकांश तो सीधे निकल गए, कुछ जैसे ही शब्द आया उसका मतलब है कि जो नाभिक है वो बहुत छोटी सी जगह में रखा हुआ है, तभी तो कुछ अल्फा कण ही उसके नजदीक जा रहे थे और 90 से ज्यादा कोण पर आ रहे थे। इवन कुछ अल्फा कण तो ऐसे भी थे, लगभग 20,000 में से एक था कि जो गया और सीधा वापस आ गया। अब बताओ, गया और सीधा वापस आ गया, ये चीज तब पॉसिबल है ना जब वो जो हमारा नाभिक है वो अत्यधिक घनत्व वाला हो, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। तो हमने कुल 4 निष्कर्ष निकाले। अधिकांश भाग खोखला है, बीच में धनावेशित भाग है, वो धनावेशित भाग छोटी सी जगह में संकेंद्रित है, और उसका घनत्व बहुत ज्यादा है। जो सीधे निकल रहे हैं उससे खोखला है भाग, जो मुड़ रहे हैं 90 से कम कोण पर, इसका मतलब केंद्र में धन भाग है, जिसका नाम बाद में नाभिक रखा गया। और जो 90 से ज्यादा अंश के कोण पर मुड़ रहे हैं, जो बताता है कि केंद्र का जो धनावेशित भाग है वो छोटी सी जगह में संकेंद्रित है, और 20,000 में से जो एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस आ रहा है, ये चीज इस बात का इंडिकेशन है कि हो ना हो उस नाभिक का घनत्व जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और इस तरह से उन्होंने नाभिक की खोज करी और पता लगा लिया कि हाँ ये नाभिक होता है। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो हमारा परमाणु है, उस परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और जो नाभिक है उसका जो त्रिज्या होता है वो 10⁻12 सेंटीमीटर से 10⁻13 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो इसका मतलब आप समझ लो कि एक फुटबॉल के ग्राउंड में एक छोटी सी आलपिन लगा दो, उतना छोटा सा तो होता है नाभिक, और फुटबॉल का जितना ग्राउंड है ना उतना बड़ा होता है परमाणु। मतलब अगर हम फुटबॉल के ग्राउंड को कंपेयर करें तो, अब वैसे तो परमाणु बहुत छोटा सा है, अगर हम फुटबॉल के ग्राउंड को मान लें कि ये पूरा परमाणु है, तो उस परमाणु में जो नाभिक है वो कितना सा है, एक आलपिन के बराबर है। इतना सा होता है हमारा नाभिक और इतना बड़ा होता है हमारा परमाणु। खैर दोनों ही बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी छोटी राशियां हैं ये। तो इस तरह से हमने देखा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था और उन्होंने नाभिक की खोज कैसे करी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से पहले समझिए, सुनिए, किताब पढ़िए, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप अपनी कॉपी पे मेंटेन कर लीजिएगा। सुनिए, ठीक है, इंटरेस्ट बनाइए, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए सब्जेक्ट पढ़ने में। और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उस पर आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको पढ़ना कैसा लग रहा है, केमिस्ट्री कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा।